हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये सेशन है पार्ट नंबर 5, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम्स मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ MCQs, और जिसके लिए यहाँ पे हम लोग और जो पार्ट्स कर चुके हैं उनको प्लीज़ आप जो है पिछली क्लासेस में देख लीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप उनको ज़रूर कर लेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। मेरा नाम रमा शर्मा है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक, अगर आपको सच में पसंद आती हैं तो ज़रूर से उनको लाइक करें, ठीक है साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। ये डेवोस समिट वाले हमने कर लिए थे, सारे क्वेश्चंस ये हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था, ठीक है। ऑपरेशन आहत तक कर लिया था। आगे चलते हैं। ऑपरेशन आहत हो गया था ना? हाँ जी। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम इट एम्स टू एड्रेस द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। ये उस चीज़ पर एम करता है जहाँ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उसको ये एड्रेस करता है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको स्टेम के नाम से जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अंतर्गत मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है। इट एनवर्साइजेज हैंड होल्डिंग एंड इंटरवेंशंस राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, that is class 9th and which will continue to PhD लेवल तक, ठीक है। 9th से शुरू होकर PhD लेवल तक की महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, ठीक है। आपको बताना है इस सवाल का क्या जवाब है, बताइए। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं, ये एड्रेस करता है, दोनों ही सही हैं। तो विमेन को डिफरेंट फील्ड्स में, स्टेम के फील्ड में ये जो है रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट स्टेप है ये विज्ञान ज्योति। ये शुरू हुआ था 2019-20 में स्कूल लेवल से, जहाँ पे 9 से 12 की तक की कन्याओं को, लड़कियों को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया गया था। बाद में इसको जो है इनको रिप्रेजेंट किया गया था कि ये आगे चल के एंकरेज किया गया था हायर एजुकेशन के लिए। आगे चल के इसको जो है PhD लेवल तक कर दिया गया, ठीक है। आगे चल के इसको PhD लेवल तक कर दिया गया। नवोदय विद्यालय समिति, जो नवोदय स्कूल्स होते हैं, जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उसकी पार्टनर है नवोदय विद्यालय समिति। NVS हैज़ अ नेटवर्क ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ये आप जानते भी होंगे इसको, जवाहर नवोदय विद्यालय। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। मिशन इंद्रधनुष प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज। 12 ऐसी डिजीजेज जिनको आप वैक्सीन से क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आती हैं। तो बताएंगे इसमें क्या सही है। मिशन इंद्रधनुष इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम अंडर द ग्राम स्वराज अभियान। क्या सही है इन दोनों में? तो आपको मैं बता दूं इसमें दोनों ही सही हैं। मिशन इंद्रधनुष एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अम्ब्रेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और फुल्ली इम्यूनाइज करेगा ये 89 लाख चिल्ड्रंस को। आज तक इससे ज़्यादा चिल्ड्रंस को कर चुका है, ठीक है, जो पहले या तो अनवैक्सीनेटेड थे या पार्शली वैक्सीनेटेड थे, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। इसके अंदर 12 ऐसी डिजीज़ के टीके लगाए जाते हैं जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, जैसे डिप्थेरिया है, वूपिंग कफ है, टिटनेस है, पोलियो है, TB है, हेपेटाइटिस B है, मैग्नेजाइटिस है, न्यूमोनिया है, हेमियोफेलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B है, इन्फेक्शन है, जैपनीज़ एन्सेफेलिटिस है, रोटा वायरस की वैक्सीन है, न्यूमोकोकल की वैक्सीन है, PCV की कॉन्जुगेट वैक्सीन, एंड मीजल्स और रूबेला की MR वैक्सीन से। तो इसलिए पहला आंसर आपका सही है। हाउएवर ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन अगेंस्ट जो जैपनीज़ एन्सेफेलिटिस जो है और यूमोफेलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B की जो है, ये सिर्फ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में चलती है भारत के। ये पूरे भारत में नहीं है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है, बाकी सारी जो हैं
10 की 10 जो हैं आपके लिए चलाई जा रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं तो हम 12 मान के चलेंगे। और मिशन इंद्रधनुष जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एंड एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, इसीलिए दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। इसमें 100% का इंश्योरेंस मिलता है अगर आपकी फूड और ऑयल सीड की क्रॉप्स जो हैं फेल हो जाती हैं सूखा पड़ने की वजह से या फिर बारिश पड़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से अगर फसल बर्बाद होती है तो यहाँ पे। और इट प्रेस्क्राइब्स एट 2% प्रीमियम टू बी पेड बाई फार्मर्स ऑफ ऑल द खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5 फॉर ऑल दी राबी क्रॉप्स। तो खरीफ की जो फसल उगा रहे हैं उनको प्रीमियम के नाम पे सिर्फ 2% देना होता है टोटल बीमा का। मान लीजिए टोटल बीमा 10 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का 10% कितना हो गया जी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये 10% है, 5% कितना हो गया जी? 50,000 रुपये। 2% कितना हो गया जी? 20,000 रुपये। आपको 20,000 रुपये जमा करने हैं एज एन प्रीमियम, आपको 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ राबी की फसल वालों को 15,000 रुपये जमा करने हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। 2016 में लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बहुत ही बेहतरीन स्कीम है ये। इसने रिप्लेस कर दिया था पुरानी स्कीम्स को, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को। दोनों ही स्कीम्स को इसने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। एम इसका ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दे टू दी फार्मर्स अगर उनकी क्रॉप फेलियर हो जाती है। स्कोप है, स्कोप में क्या क्या है कि या तो फूड क्रॉप हो या आपकी, या फिर तिलहन की क्रॉप हो, खाद्य की फसल हो, या फिर ऑयल सीड की फसल हो, एंड एनुअल कमर्शियल फसल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी होंगी तो भी उसके लिए ये बीमा मिलेगा। प्रीमियम यहाँ पे 2% देना होता है खरीफ वालों को और 1.5% देना होता है राबी वालों को। अगर आप एनुअल कमर्शियल क्रॉप के या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में बात करें तो उनको 5% प्रीमियम, यानी कि अगर आप 10 लाख का बीमा ले रहे हैं तो 50,000 रुपये इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप कमर्शियल में कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब जब इंश्योरेंस देने की बात आती है तो यहाँ पे ये जो शेयर है स्टेट्स में, तो स्टेट की अगर बात करेंगे तो 50% इंश्योरेंस का पैसा स्टेट देती है, 50% इंश्योरेंस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, 90% का पैसा जो है भारतीय सरकार देती है, केंद्रीय सरकार, और 10% का पैसा जो है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, यूटीज़ की बात करोगे तो टोटल जो है आपका केंद्र सरकार देती ही है। इम्प्लीमेंट इसको कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? एम्पैनल्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो कि इस फसल बीमा योजना के साथ में जुड़ी हुई हैं। पैनल में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं आप उन्हीं से इंश्योरेंस करवाएं तो ही आपको जो है ये मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैसे होता है? ये राज्य सरकार करती हैं कि कौन कौन सी इंश्योरेंस एजेंसी यहाँ पर इनके साथ में पैनल में आएंगी, और ये बिडिंग के थ्रू होता है, बोली लगती है। अगला सवाल, इसमें और भी कुछ है, बहुत कुछ है, पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल सब्सिडी कितनी होती है? ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कितना है, ये पूरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फसल बीमा योजना मैंने यहाँ पे दे रखी है। इसका रिवैम्प्ड वर्जन भी आया। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2016 में तो आ गई थी, लेकिन अभी आया है इसका रिवैम्प्ड वर्जन, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। और इस 2.0 के अंदर ये कम्प्लीटली वॉलंटरली है। एनरोलमेंट करेंगे यहाँ पे सारे फार्मर। 2020 के जो खरीफ की क्रॉप के सारे फार्मर हैं उन सब के लिए है। पहले ये सिर्फ उनके लिए थी जिन्होंने लोन ले रखा है, जिन्होंने लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, केसीसी है जिनके पास में, उनके लिए थी। अभी ये सबके लिए है और यहाँ पे सेंट्रल सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, इसमें प्रीमियम रेट्स हैं अलग अलग, जिसमें कि अगर एक लिमिट है एक प्रीमियम रेट की, उसमें अगर आप उतना जो है प्रीमियम देते हैं उतने मतलब मान लीजिए 10 लाख की जगह आप 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन सरकार जो है आपको 10 लाख तक ही दे रखी है। सरकार 10 लाख तक ही दे रखी है
तो आपको यहाँ पे प्रीमियम रेट पे लिमिट है, तो अगर आप उसके अंदर रखते हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी टू अ मैक्सिमम ऑफ 30% इन अनइरिगेटेड एरियाज एंड 25% इन इरीगेटेड एरियाज। मोर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे स्टेट्स को मिली है। इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर आप ICE एक्टिविटीज़ में। इंश्योरेंस कंपनी जो है अब यहाँ पर 0.5% स्पेंड कर रही हैं टोटल प्रीमियम का। जो टोटल प्रीमियम इनको मिलेगा पूरे देश के किसानों से, उसका 0.5% इंश्योरेंस कंपनी भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में लगाएंगी। जैसे आपका CSR होता है वैसे ही IEC में ये लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज, तो हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, SYM, इसका आप जवाब बताएंगे मुझे क्या होगा। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है, या फिर अनऑर्गेनाइज वर्कर जो 18 से 60 के बीच की एज के हैं वो यहाँ पर क्या हैं, इसके अंतर्गत वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 18 से 60 के बीच के नहीं है मैम, पहली बात ये तो गलत है। और ये सही है कि प्रधानमंत्री की है तो ये सेंट्रल सेक्टर ही होगी, सेंटर की ही होगी। हाँ, किसकी है ये मंत्री श्रम योगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की है। पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर गलत है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर है इसका, और रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर पेंशन्स देने के लिए किन को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनको 15,000 रुपये तक की जिनकी मंथली इनकम है या उससे कम है, और इसका एज है 18 से 40 ना कि 18 से 60, इसीलिए दूसरा जो है इनकरेक्ट था। इसके अंतर्गत ये क्या कवर नहीं करेगी, शुड नॉट बी कवर अंडर न्यू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड EPFO, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका PF फंड कटेगा, ये सब कुछ होगा। आपको सिर्फ एक, अगर आप इस अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, 15,000 से कम आपकी तनख्वाह है, तो आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगी। एक योजना आई संपन्न प्रोजेक्ट। संपन्न प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है बताइए, व्हाट इज़ द संपन्न प्रोजेक्ट। संपन्न का मतलब है सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। संपन्न सीमलेस ऑनलाइन पेंशन, तो ऑनलाइन पेंशन मिले, पेंशन प्रोसेसिंग ऑनलाइन हो, पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन हो, और उसमें कोई भी दुविधा ना आए। ये एक संपन्न प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2018 में। 2018 में जब इसको लॉन्च किया तो ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के लिए, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पेंशनर्स, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, जो टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन, साथ ही साथ ये उनके अकाउंट में पेंशन तो डालेगा ही। इसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। फास्टर सेटलमेंट है इसका, अगर कोई पेंशन रिलेटेड केसेस आते भी हैं तो उनका सेटलमेंट बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से, फास्ट तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, सब ठीक चल रहा है, ठीक है साहब। तो इसलिए दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही इसलिए करेक्ट हैं। यहाँ पर 76,000 BSNL से जो रिटायर्ड लोग थे, BSNL से 76,000 लोगों ने रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया। 2019 में ऐसे केस आए 6 महीने के अंदर 76,000 BSNL वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत ये जो है रिटायरमेंट ले लिए। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे फ्लेक्सिबली इसको डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि ओवर एक्सपेंडिंग या जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जा सके, एकोमोडेट किया जा सके। अगला सवाल है आपके लिए, आपको ये स्कीम्स हैं नई मंजिल, उस्ताद और हुनर हाट। नई मंजिल और उस्ताद मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया हुआ है, अब आप हुनर हाट से इसको मैच करेंगे। बताइए इसमें कौन सा करेक्टली मैच है। नई मंजिल, नई उड़ान और ऐसे करके एक और कुछ था, मैंने उस्ताद, ये 3 करवाए थे मैंने। अब आप इसको करिएगा, तो इनमें कौन सा करेक्टली मैच है। सो जो करेक्टली मैच है दैट इज़ 1 and 3। उस्ताद करेक्टली मैच नहीं है, ये गलत है।
नई मंजिल क्या है? इट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स। जो स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट कर गए उनको वापस से जो है ये क्या करेंगे, वापस से उनकी मंजिल पे नई मंजिल जो है पहुंचाएगी। हुनर हाट्स क्या है? ये मार्केट एक्सपोजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसके लिए? हार्ट्स बेसिकली यूज़ होता है आर्टिसन और क्राफ्टमैन्स के लिए। ठीक है, तो हुनर हाट सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है, और बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप ये नई मंजिल के अंतर्गत दी जाती है। गरीब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये भी शुरू करी गई थी। शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्स है ये। नई मंजिल जो है फॉर्मल स्कूल एजुकेशन और स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए है। उस्ताद जो है वो अपग्रेडिंग ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग है इन द आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी यूथ के लिए इसको बता रहे हैं, ये नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, नई रोशनी कराई थी, हाँ मैंने आपको, नई रोशनी एक लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ विमेन के लिए है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। समीक्षा प्लेटफॉर्म किसके लिए है? ये रिसेंटली न्यूज़ में था। समीक्षा प्लेटफॉर्म क्या ये एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्लेटफॉर्म है या फिर वन स्टॉप एक्सेस है एल्डरली केयर का? ठीक है, या फिर टू ट्रैक एंड मॉनिटर चिल्ड्रन हुज लॉस्ट पेरेंट ड्यू टू कोरोना वायरस, या फिर पूलिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सही जवाब है ये समीक्षा। नॉलेज को एक साथ लेके आना, एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लेके आना, किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये समीक्षा है। और ये कौन लेके आए हैं? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री दोनों का साथ में मिलके, एमएसएमई और बी दोनों साथ में मिलके इसको लेके आए हैं एनर्जी इफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, समीक्षा का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एनर्जी इफिशियंसी नॉलेज शेयरिंग, एनर्जी इफिशियंसी नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विहंगम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। विहंगम प्लेटफॉर्म क्या है? व्हाट इज द विहंगम प्लेटफॉर्म? बताइए। विहंगम प्लेटफॉर्म, सो इट इज़ अ रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियो ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। तो जहाँ पे माइनिंग होती है उनका अंदर माइंस का रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन है विहंगम। ठीक है, इसको शुरू किसने किया है? ठीक है, विद अ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, RPAS कहते हैं। ये शुरू हुआ है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCLs में और इसको इनॉग्रेट किया। इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग। सिस्टम के अंदर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस हैं। RPAS है, एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इंटरनेट लीज लाइन्स हैं 40 Mbps की, मेगाबाइट्स पर सेकेंड की। एंड विहंगम पोर्टल, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पोर्टल पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम इनेबल करता है रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ एरियल वीडियो माइनिंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए ऑथराइज्ड पर्सनल ही इसको जो है क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, हैविंग ID एंड पासवर्ड। अगला सवाल बताएंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये मैंने आपको करवाया भी था। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक कस्टम ड्यूटी है ऑन गुड्स जो सामान पे लगाई जाती है दैट हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज इन द ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब देखो, ओरिजिनेटिंग कंट्री या एक्सपोर्टिंग कंट्री दोनों दे रखा है, तो ये गलत है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी उन चीज़ों पर लगाई जाती है जो विदेशों से हमारे देश में आ रही हैं और बहुत ही कम प्राइजेस पे उनको बेचा जा रहा है, जिससे कि हमारे देश का जो लोकल मार्केट है वो ख़राब हो रहा है। तो ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री दोनों नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है इसको हमारे यहाँ। यूज़ ऑफ एंटी डंपिंग मीजर्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन इज़ परमिटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ड्यूटी लगाई जाती है उन देशों पर जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना माल ऐसी कंट्रीज़ में डंप कर रहे हैं। तो इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरीका है
कि उनके ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगाओ, जिससे हमारे देश की सरकारों को और पैसा मिले और फेयर कंपटीशन हो सके हमारे देश के लोकल मार्केट्स के लिए, और WTO इसको परमिट करता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, समझ गए। तो ये ओरिजिनेटिंग कंट्री के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोर्टिंग के लिए है। डंपिंग इज सेट टू अकर व्हेन अ गुड आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री, जब कोई कंट्री अपना सामान एक्सपोर्ट करती है किसी दूसरी कंट्री में एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स ओन होम मार्केट। मान लो सिंगापुर में मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का बिकता है, वही सामान सिंगापुर भारत में बेच रहा है 90 रुपये का। ठीक है, अपने यहाँ पर 100 रुपये का बेच रहा है, हमारे यहाँ पे 90 रुपये का बिक रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा लोकल मार्केट ख़राब हो रहा है। तो ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है अपना, क्योंकि उससे क्या होगा मैम, ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ज़्यादा कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सस्ती चीज़ खरीदेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इस सिचुएशन में लगाई जाती है। ये अलग है काउंटर वेलिंग ड्यूटी से। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक कस्टम ड्यूटी है, जबकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक कस्टम ड्यूटी है जो किसके ऊपर लगाई जाती है, गुड्स के ऊपर, उनके ऊपर दैट हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज, जिनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। यहाँ तो गवर्नमेंट उल्टा जो है ड्यूटी लगा रही है, टैक्स लगा रही है। ठीक है, तो जिनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उनके ऊपर लगाते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, याद रखना। सो इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ, ये प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज करती हैं यहाँ पे। तो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 40, जननी सुरक्षा योजना इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। लक्ष्य प्रोग्राम इंटेंडेड टू इम्प्रूव अ क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम्स। लक्ष्य पोषण अभियान एम्स टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स उनको कहते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीड। तो पोषण इसके लिए, तो पोषण अभियान इन लोगों में न्यूट्रिशन और पोषण देने के लिए है। लक्ष्य का मतलब है कि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी हो लेबर रूम के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। और जननी सुरक्षा योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तीनों ही सत्य हैं इसमें। ठीक है, 100% स्पॉन्सर्ड है ये, इसमें स्टेट्स कोई पैसा नहीं देती, इसमें पूरा पैसा सेंटर से आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए सरकार यहाँ पर हर प्रेग्नेंट विमेन को पैसे देती है, ताकि वो अपने ऊपर, अपनी दवाइयों के ऊपर, अपने न्यूट्रिशंस के ऊपर खर्च कर सकें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर स्पेशल एंटीनेटल चेकअप्स भी कराए जाते हैं, ANC चेकअप ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो हर 9 तारीख को जाकर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वो क्या करा सकती हैं, अपना ये फ्री चेकअप करा सकती हैं। इस चेकअप में सबसे ज़्यादा ये चेक किया जाता है कि जो मदर है उसमें एनीमिया तो नहीं है, यानी कि खून की कमी तो नहीं है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, ये भी एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, लक्ष्य जो है लेबर रूम के लिए है, और पोषण जो है 0 से 6 साल तक के बच्चे जिनके हैं उन माओं के लिए, प्रेग्नेंट विमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, और जो इन बच्चों के लिए भी है ये टाइम बाउंड मैनर में होता है। ठीक है, 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ही है। 41वां क्वेश्चन है, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। 41वां क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। आर्या रैंक करता है इंस्टीट्यूशंस को अंडर द टेक्निकल कैटेगरी ओनली। सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को ही करता है क्या? आर्या इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ठीक है, इनका है क्या, मिला जुला प्रोग्राम है क्या? तो आपका बताना है क्या सही है। तो ये सिर्फ टेक्निकल कैटेगरी ओनली आ गया ना, देखो ओनली। ठीक है, इसी ने काम खराब कर दिया, ये गलत है। दूसरा सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस AICTE का जॉइंट इनिशिएटिव है। अगला सवाल इसका देखेंगे, आर्या जो है 2021 में ही लॉन्च हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये जो है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया है। पहली बार पहला एडिशन जो है 2019 में लॉन्च हुआ था। जॉइंट इनिशिएटिव है ये दोनों का। यहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए इंडिकेटर्स हैं जो कि भारत के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं,
जो कि मेजर हायर एजुकेशन के प्रोवाइड करती है। तो पहला गलत है, टेक्निकल ओनली वाला गलत है। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है बेटा। इसमें जो टेक्निकल कैटेगरी है वो उसकी 5 सब कैटेगरी भी हैं। पहली जो है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंटर से पूरा का पूरा फंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं। दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तीसरा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाद कॉलेजेस पे आ जाओ। फिर चौथा यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट वाली हैं, ये गवर्नमेंट एडेड हैं डीम्ड। तो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट वाले। नॉन टेक्निकल कैटेगरी में भी यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं, 5 ऊपर की हो गई। नॉन टेक में 2 कैटेगरी हैं, एक CFI सेंट्रली फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और जनरल नॉन टेक्निकल, ये इसके अंतर्गत आती है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एसफेक, एसफेक से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ सही है? आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, बताएंगे आप इसको पोल में, सॉरी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? बताइए। तो इसमें क्या करेक्ट नहीं है आपसे ये पूछे। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में शुरू हुआ था। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जा, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्कीम जो है एसफेक के द्वारा इम्प्लीमेंट करी जाती है। ये नॉट करेक्ट क्या है? दोनों ही करेक्ट है मैम, ये तो आपने पहले भी कराया है। हाँ जी, ये पहले भी कराया है। तो इसमें आंसर आएगा नीदर 1 नॉट 2, दोनों ही करेक्ट है, नॉट करेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने पहले भी कराया है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे किसान रथ ऐप भी इन्होंने लॉन्च करी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किसान रथ ऐप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि क्या करेगी, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट को कम करेगी फार्मर्स के लिए, ठीक है? लॉकडाउन के टाइम पे इसको लॉन्च किया था। अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये जो है लॉन्च करी गई टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड इंसेंटिवाइज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ताकि अगर कोई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसको और इंसेंटिव्स दिए जाएं कोविड-19 के दौरान। इट प्रोवाइड सब्सिडी फॉर द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फॉर एडिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद द EPFO। क्या इसमें सही है? इसमें जो सही है वो है बी ऑप्शन, ये गलत है। कैसे गलत है वो देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है नवंबर 2020 में शुरू करी गई थी, ठीक है, नवंबर 2020 में, टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है? ये कह रहा है इनफॉर्मल सेक्टर, इसलिए ये गलत है, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर के लिए। बाकी सब कुछ सही है। इवन आत्मनिर्भर भारत पैकेज का 3.0 वर्जन भी आ चुका है, ठीक है, और दूसरा तो सही है ही। प्रोजेक्ट सनराइज के बारे में बताएंगे, क्या है ये? मेंटल हेल्थ केयर, राइजिंग HIV प्रिवलेंस के लिए है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए है, या ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल के लिए है? प्रोजेक्ट सनराइज, तो ये है राइजिंग HIV प्रिवलेंस के लिए, ठीक है, बढ़ते हुए HIV के केसेस को रोकने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, और नॉर्थ ईस्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर स्पेशली इसको जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया जा रहा है अमंग द पीपल जो कि ड्रग्स बहुत लेते हैं। तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ अभी बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज़ 2 2.0, इसको इम्प्लीमेंट किया है कौन सी मिनिस्ट्री ने? बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। हाउसिंग और अर्बन अफेयर, पावर, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस? उज्ज्वला मतलब उजाला वाला, तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फेज़ 1 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लॉन्च हुआ था 2016 में, जहाँ पे LPG गैस दी गई थी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके लिए क्या कर रही है, नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम को चलाने वाली। 2.0 जो है प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट रिफिल। पहले तो खाली सिलेंडर बांटे थे, अभी क्या कर रहे हैं, LPG गैस का जो पहली बार आप भरवाओगे वो फ्री है, एंड हॉट प्लेट जो होती है, ठीक है, वो जो लाइट से चलाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इसके बेनिफिशियरीज़ को, ठीक है। सिलेंडर मिल रहा है, पहला रिफिल मिल रहा है और हॉट प्लेट मिल रही है।
फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है 1600 रुपये की हर एलपीजी कनेक्शन के लिए, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले जो हाउस होल्ड हैं उनके लिए। तो ये लोग जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं तो ही इनको ये मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज के सेशन को अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगते हों, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स क्रैक इट। रमा लाइव मेरा कोड है, अनअकैडमी पे बेहतरीन ऑफर आए हैं अभी, तो उनकी हम चर्चा करेंगे कल सुबह। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।